सो टुडे वी स्टार्ट विथ रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 5 और इसके अंदर हम रेस्पिरेशन पे कंट्रोल का स्टडी करेंगे. कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन. नाउ रेस्पिरेशन जैसे हम जानते हैं ये एक इनवॉलंटरी और ऑटोमेटिक एक्टिविटी है और हमारे बॉडी में ये रेगुलरली एक नॉर्मल स्पीड में चलती रहनी चाहिए. एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में करीबन 15 से 20 रेस्पिरेटरी साइकिल्स होती हैं पर मिनट. और हम ये भी जानते हैं कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है एज अ रिज़ल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. और ये जो गैसेस का आदान प्रदान है ये पॉसिबल होता है रेस्पिरेटरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. और इसी बीच में शामिल रहेंगे कुछ रिफ्लेक्सेस जो इस प्रोसेस के दौरान देखने को मिलेंगे. ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है दिस इज़ एक्चुअली हैविंग अ डुअल कंट्रोल. इसमें दो तरह के कंट्रोल्स होते हैं, एक नर्वस कंट्रोल और दूसरा केमिकल कंट्रोल. ये दोनों कंट्रोल हम अब पढ़ेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नर्वस मैकेनिज्म फॉर रेस्पिरेटरी कंट्रोल. ये रेस्पिरेशन का जो नर्वस कंट्रोल है एक्चुअली ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. आई एम गोइंग अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ गिवन इन योर बुक, तो उसके हिसाब से चलते हैं. तो ये दो मैकेनिज्म है, एक को हम कहते हैं वेगस मैकेनिज्म और दूसरे को हम कहते हैं नीमोटैक्टिक मैकेनिज्म. तो वी बिगिन विथ द नर्वस कंट्रोल और इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो रेस्पिरेशन है इसकी एक्टिविटी के लिए ब्रेन के अंदर एक स्पेशलाइज्ड रीजन होता है जिसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं. ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर पाया जाता है जो बायलेटरल होता है. जैसे ये आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप पाया जाता है जो इंस्पिरेशन के लिए ज़िम्मेदार होता है. वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन दोनों के लिए जिम्मेदार रहता है. और साथ में ये जो सेंटर्स की बात हो रही है वो अपन बाद में लेंगे क्योंकि फर्स्ट वी आर डूइंग द वेगस मैकेनिज्म. सो एक्टिविटीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं रेस्पिरेशन के लिए और ये कंट्रोल में रहती हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के. नाउ टॉकिंग अबाउट द वेगस मैकेनिज्म. वेगस मैकेनिज्म में वेगस नर्व इन्वॉल्व रहती है जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को कंट्रोल करती है. टू बिगिन विथ ये जो वेगस मैकेनिज्म है इसके अंदर जब रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है मींस जब इंस्पिरेशन स्टार्ट होता है तब इंस्पिरेशन की जो सेंटर है वो स्टिमुलेट होता है और नर्व सेल्स इंस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती हैं. उसकी वजह से एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है. जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तब डायफ्राम की रेडियल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. डायफ्राम की रेडियल मसल्स अपनी नॉर्मल पोजीशन से नीचे आ जाती हैं. तो ये डायफ्राम है ये डोम शेप की जगह फ्लैट हो जाता है. ये एक्टिविटी अपन ने पिछले लेसन में करी थी. जैसे ही डायफ्राम फ्लैट होता है इन दोनों एक्टिविटीज़ की वजह से थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है. थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ते ही प्लूरल वॉल्यूम भी बढ़ जाता है. प्लूरल कैविटी बढ़ जाती है और प्लूरल कैविटी के अंदर लंग्स होते हैं. तो लंग्स को जब ज़्यादा जगह मिलती है फैलने के लिए तो ये फैल जाते हैं. जैसे ही लंग्स के वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है इनके अंदर प्रेजेंट एयर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर से कम हो जाता है. एज अ रिज़ल्ट बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन प्रेशर बाहर की वायु अंदर की तरफ आ जाती है या अंदर की तरफ ग्रहण कर ली जाती है और इस प्रोसेस को इंस्पिरेशन कहते हैं. ये रेस्पिरेटरी सेंटर है. नाउ जब लंग्स के टिश्यूज़ में हम देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो एयर के अंदर जाते ही एक्साइट हो जाते हैं या स्टिमुलेट होते हैं.
तो व्हेन एयर एंटर्स द लंग्स, इसमें पाए जाने वाली सेल्स स्टिमुलेट होती हैं। इनके स्टिमुलेट होने की वजह से इम्पल्सेस सेट होते हैं और ये इम्पल्स वेगस नर्व के द्वारा एक्सपिरेटरी सेंटर्स तक पहुंच जाते हैं। जब ये एक्सपिरेटरी सेंटर्स तक पहुंचते हैं तब ये इंस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट करते हैं। एक्सपिरेटरी सेंटर कभी भी स्टिमुलेट नहीं होता, बल्कि इंस्पिरेटरी सेंटर इनहिबिट हो जाता है, जिससे एक्सपिरेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। और एक्सपिरेशन इज सपोज टू बी अ पैसिव एक्टिविटी। इस तरह की एक्टिविटी को हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स भी कहते हैं। नाउ जब इंस्पिरेशन बंद होता है, वैसे ही एक पैसिव एक्सपिरेशन की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। इस एक्टिविटी के लिए एक्सपिरेटरी सेंटर की तरफ कोई भी इम्पल्स नहीं भेजा जाता, जैसे कि पहले ही मेंशन किया था, बल्कि इंस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट किया जाता है। एज अ रिज़ल्ट, इस एक्टिविटी की वजह से लंग्स से एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर निकल जाता है। एक निश्चित वायु का अंश लंग से बाहर निकल जाता है और एक्सपिरेशन होता है, और इस तरह से इंस्पिरेटरी सेंटर फ्री हो जाता है या रिलीज़ हो जाता है। जैसे ही ये एक्टिविटी होती है, वैसे ही वापस इंस्पिरेटरी सेंटर की तरफ इम्पल्सेस भेजे जाने लगते हैं या स्टिमुलेट हो जाता है, और इंस्पिरेटरी एक्टिविटी जो एक फोर्सेबल एक्टिविटी है या एक एक्टिव प्रोसेस है, स्टार्ट हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस वेगस मैकेनिज्म, मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाए जाने वाले दो सेंटर्स इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के लिए जिम्मेदार हैं। इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, जबकि एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। इंस्पिरेशन जब पूरा हो जाता है तब वेगस नर्व इसको इनहिबिट करती है, और ये एक्टिविटी इनहिबिट होने की वजह से कंट्रोल में आ जाती है और एक्सपिरेशन स्टार्ट हो जाता है। एक्सपिरेशन जब एक पर्टिकुलर लिमिट तक हो जाता है, गैसेस बाहर निकल जाती हैं, तब वो स्टॉप हो जाता है या बंद हो जाता है, और इंस्पिरेशन के लिए वापस से स्टिमुलस एंटर कर जाते हैं। इस प्रकार ये जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन है, ये जारी रहता है अकॉर्डिंग टू द वेगस कंट्रोल। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंट्रोल जो हम कह रहे हैं नीमोटैक्टिक मैकेनिज्म। इस नीमोटैक्टिक मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि मैमल्स के अंदर ब्रेन में एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसको पॉन्स कहते हैं। ये जो पॉन्स रीजन है, ये नीमोटैक्टिक सेंटर कहलाता है। इस एक्टिविटी में या इस प्रोसेस में जब इंस्पिरेशन स्टार्ट होता है, उसके लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा का इंस्पिरेटरी सेंटर जिम्मेदार होता है, और जब इम्पल्सेस मेडुला ऑब्लोंगेटा के इंस्पिरेटरी सेंटर में जाती हैं, तब इम्पल्सेस नीमोटैक्टिक सेंटर में भी जाती हैं। मतलब इम्पल्सेस इंस्पिरेशन के दौरान मेडुला ऑब्लोंगेटा में एज वेल एज पॉन्स में भी जाती हैं। एज अ रिजल्ट, इस कंबाइंड एक्टिविटी, मतलब कंबाइंड एक्टिविटी ऑफ पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, इंस्पिरेशन होता है। एक्सपिरेशन के लिए इम्पल्सेस को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। जब एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद गैस नहीं अंदर जा पाती, तब फिर एक्सपिरेशन स्टार्ट होता है और इंस्पिरेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। इस प्रकार दोनों न्यूमोटैक्टिक सेंटर और वेगस सेंटर्स साथ साथ स्टिमुलेट होते हैं और इंस्पिरेशन होता है। इंस्पिरेशन जब पूरा हो जाता है, तब ये कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और एक्सपिरेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। और एक्सपिरेशन के लिए अपन ने वैसे भी बोला है, एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें एक्टिविटी कोई नहीं रहती है, लेकिन क्योंकि जो हवा अंदर भरी है उसका बाहर जाना भी बिल्कुल ज़रूरी है, तो ये एक्टिविटी हो जाती है। इस तरह से
ये जो इम्पल्सेस हैं वापस से भेजने स्टार्ट हो जाते हैं, इंस्पिरेशन फिर स्टार्ट हो जाता है और एक्सपिरेशन उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेट करता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो नीमोटैक्टिक सेंटर है ये आमतौर पे फोर्सफुल ब्रीदिंग के दौरान ही एक्टिव होता है। द नीमोटैक्टिक सेंटर इज़ एक्टिवेटेड ड्यूरिंग फोर्सेबल ब्रीदिंग। तो ये तो पूरा प्रोसेस था नर्वस कंट्रोल का, जिसमें हमने वेगस कंट्रोल या वेगस मैकेनिज़्म और नीमोटैक्टिक दोनों मैकेनिज़्म देखे। नाउ दूसरी तरह का कंट्रोल स्टडी करते हैं जो हम कहते हैं केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के केमिकल कंट्रोल के लिए माना जाता है कि कुछ केमिकल फैक्टर्स जैसे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर और ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और साथ ही ब्लड के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, ये तीनों फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं केमिकल कंट्रोल के और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। हेमन्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हेमन्स, कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडी जो हमारे बॉडी में हमारे ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं, इनमें कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कीमोसेंसिटिव होते हैं। मतलब ये कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडी कीमो रिसेप्टर्स रखते हैं। ये दोनों तरह की बॉडीज़ कीमोसेंसिटिव सेल्स रखती हैं और ये सेल्स आर्टरी में नॉर्मल ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर एक्टिवेट होती हैं। बोथ दीज बॉडीज आर एक्टिवेटेड एट नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इन कीमोरिसेप्टर्स द्वारा ब्लड में प्रेजेंट ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन लगातार रेस्पिरेटरी सेंटर को दी जाती है। ब्लड में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जब कम हो जाती है, जब ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, तब ये कीमोसेंसिटिव सेल्स स्टिमुलेट हो जाती हैं और इम्पल्सेस को रेस्पिरेटरी सेंटर तक पहुंचाती हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर पे ये इम्पल्सेस इंस्पिरेशन को की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं या एक्टिवेट करते हैं। एज अ रिज़ल्ट स्टिमुलेट होने पर इंस्पिरेशन होता है और रेट ऑफ रेस्पिरेशन में बढ़ोतरी होती है या रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेस। इंस्पिरेटरी सेंटर ब्लड में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन से भी प्रभावित होती है। बहुत ऑक्सीजन के हो गई, अभी हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर से भी ये प्रभावित होती है। हैल्डेन ने एक्चुअली ये कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन से जो प्रभाव होता है रेस्पिरेशन के ऊपर, उसकी स्टडी की थी। इंस्पिरेशन में जब हम एयर अंदर लेते हैं तब हम जानते हैं कि 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है। मेड्यूला का कॉन्टैक्ट अगर हट जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट 6.5% तक बढ़ जाता है, मतलब 0.03 से 6.5%। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड के इस बढ़े हुए अमाउंट के कारण सीधे ही रेस्पिरेटरी सेंटर पे असर पड़ता है और वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। सो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेज इफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इंक्रीजेज। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड के टेंशन की इस इंक्रीज को हाइपरकैप्निया कहा जाता है। सो व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट और कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेज, इट इज़ नोन एज हाइपरकैप्निया, और हाइपरकैप्निया के चलते रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है तब रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाती है, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जब कोई न्यू बॉर्न बेबी पहली बार सांस लेता है या रेस्पायर करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड की एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होनी चाहिए ब्लड में, तभी रेस्पिरेशन या वेंटिलेशन पॉसिबल हो पाता है एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए, और वो रोता है उस टाइम। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को
के कम कॉन्सेंट्रेशन को एकैप्निया कहते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाती है या स्टॉप हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेट है या कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में बढ़ता है या कम होता है, तब उसका प्रभाव सीधे ही रेस्पिरेशन पे पड़ता है और रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होती है या बढ़ती है। इसके साथ ही साथ रेट ऑफ रेस्पिरेशन पीएच की वजह से भी अफेक्ट होती है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मली कीमोरिसेप्टर्स के मॉडिफिकेशन के द्वारा काम नहीं कर पाते। जब एसिडोसिस होती है, मतलब जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाते हैं और पीएच कम हो जाता है, तब रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन की वजह से हाइपर वेंटिलेशन हो जाता है, मतलब वेंटिलेशन बढ़ जाता है। इसी तरह जब एल्कलोसिस होता है, मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कम हो जाता है और पीएच बढ़ जाता है, उस दौरान रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो जाता है और हाइपोवेंटिलेशन हो जाता है, मतलब रेस्पिरेशन कम हो जाता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और फैक्टर्स भी बॉडी में होते हैं, जैसे बॉडी का एक जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें अगर कोई चेंज आता है तब भी रेट ऑफ रेस्पिरेशन चेंज होता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने का असर पीएच पे भी पड़ता है। और यही कारण रहता है कि जब कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है या कोई और फास्ट वॉकिंग करता है, ऐसी कंडीशन में रेट ऑफ रेस्पिरेशन प्रभावित होता है और ब्रीदिंग रेट काफ़ी बढ़ जाती है। ये जो ब्रीदिंग रेट बढ़ती तो इसलिए है क्योंकि एक्टिविटी की वजह से, ड्यू टू मोर फिजिकल एक्टिविटी, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, बीएमआर में इंक्रीज हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट बॉडी की नेसेसिटी को पूरा करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो इंस्पिरेशन बढ़ता है और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। सो दिस इज़ हाउ रेस्पिरेशन इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल। आई अगेन रिपीट, रेस्पिरेशन कंट्रोल तो एक्चुअली रेस्पिरेटरी मसल्स की वजह से रहता है, जो गैशियस एक्सचेंज की वजह से अपना प्रभाव दिखाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करती हैं। ब्रेन के अंदर दो सेंटर्स होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स, दोनों ही रेस्पिरेशन को कंट्रोल करती हैं, या तो वेगस मैकेनिज्म के द्वारा या तो फिर निमोटैक्टिक सेंटर के द्वारा। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन की रेट केमिकली भी कंट्रोल रहती है, जो कि कैरोटिड और एओर्टिक बॉडी के द्वारा पाया जाता है। ये कैरोटिड और एओर्टिक बॉडी अपना कंट्रोल कीमो रिसेप्टर्स के द्वारा एक्सरसाइज करती है, और ये सारा कीमो रिसेप्शन कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट पे, ऑक्सीजन के अमाउंट पे, टेम्परेचर के और पीएच या फिर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बेस्ड रहता है, और हमारा रेस्पिरेशन उसी प्रकार प्रभावित रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। थैंक यू।